नमस्कार स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्रों। आज आपका फिर वीके केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक्स है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गैल्वेनिक सेल के बारे में आज चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि बोलते हैं इसको विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं? विद्युत रसायन। क्या होता है विद्युत रसायन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांचेस जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंजेस का जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। तो आज मैंने आपके लिए एक गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के बारे में टॉपिक्स लेकर आया हूं। आज इसको आप जानना, समझना और सीखना। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो क्या होता है विद्युत रासायनिक सेल? ऐसी युक्ति है ये जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। क्या बोला मैंने? रासायनिक ऊर्जा को। यार समझो आप, रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जीज है आपकी, जितने भी होगी आपके, सपोज दैट आप मान लेते हो कि जैसे HCl होगा, H2SO4 होगा, ये जो केमिकल एनर्जीज है, इन एनर्जीज को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसी युक्ति जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। शायद क्लियर हो गई होगी बात। तो चलो आगे देखते हैं। आज देखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, ठीक है, तो ध्यान देना ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया पर वर्क करता है। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? ध्यान देना, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। यानी कि क्या होता है बेटा इसमें कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जुड़ते भी है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन कहलाती है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसपे इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ते हैं वो रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और जब किसी सेल में या दोनों दोनों एक साथ हो रही है, बोथ रिएक्शंस एक साथ आपकी कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। बात क्लियर हो गई होगी मेरी इतनी। तो ये जो डेनियल सेल है या विद्युत रासायनिक सेल है, ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया पर काम करता है। तो चलो देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो इसमें दो पात्र होते हैं, एक पात्र ये है आपका और एक पात्र ये है, ठीक है। कांच के पात्र होते हैं दो, ठीक है, या बीकर में भी आप इस खेल को संपन्न कर सकते हैं। यार आज अपन एक ऐसा खेल खेल रहे हैं इसमें कि आपको क्लियर हो जाएगी हर चीजें। खेल खेल में ही आपको डेनियल सेल में कवर करवा दूंगा, इतना मेरा दावा है। आप मेरे साथ बने रहना, ठीक है ना। इसमें दो कांच के बीकर ले रहे हैं अपन एक खेल खेलने के लिए। एक कांच का बीकर ये हो गया है और दूसरा कांच का बीकर ये हो गया है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात। यानी कि एक पात्र ये है आपका और दूसरा पात्र ये है, ठीक है। और इस पर एक पात्र पे अपन 1 मोलर यानी कि 1 मोलर ZnSO4 का विलयन भर देते हैं, जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं। और दूसरे पात्र पे, दूसरे बीकर पर अपन 1 मोलर
कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं, CuSO4 का विलयन भर देते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। एक पात्र पर आपने ZnSO4 का 1 मोलार सॉल्यूशंस को भर दिए और दूसरे पात्र पर अपन ने 1 मोलार CuSO4 का सॉल्यूशन भर दिए। ये जो सॉल्यूशंस है ये विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। विद्युत अपघट्य यानी क्या होता है? जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में, विलयन या गलित अवस्था में यानी कि सॉल्यूशंस या मेल्ट स्टेज में इलेक्ट्रिक को फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। शायद ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो दोनों पात्र में अपन ने, इस पात्र में ZnSO4 का विलयन भर दिए, इस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिए। अब जिस पात्र में ZnSO4 का विलयन भरे थे उस पात्र में जिंक की रॉड डाल देते हैं, जिंक की रॉड डाल दिए और दूसरे पात्र पर कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर की रॉड डाल दिए। तो दोनों पात्रों में अपन ने रॉड भी लगा दिए। इन रॉडों का संबंध, इन जिंक की पट्टी और कॉपर की पट्टी का संबंध एक वोल्ट मीटर की सहायता से कर देते हैं। किसकी सहायता से कर देते हैं? ये देखो, ये वोल्ट मीटर की सहायता से कर देते हैं। यानी कि दोनों पट्टी का संबंध एक वोल्ट मीटर तार की सहायता से वोल्ट मीटर से कर देते हैं। शायद इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। एक बार पूरी चीज रिवाइज करता हूँ। दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में ZnSO4 का विलयन, दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन ले लेते हैं तथा इस पर ZnSO4 वाले पात्र में जिंक की पट्टी या रॉड ले लेते हैं और CuSO4 वाले विलयन में Cu की पट्टी या रॉड ले लेते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब इन दोनों पट्टियों का संबंध एक तार की सहायता से, एक पट्टी ये और दूसरी पट्टी ये, दोनों पट्टियों का संबंध तार की सहायता से वोल्ट मीटर से कर देते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है ना। आगे ध्यान देना इसी पे कि इसमें एक उल्टे यू के आकार की नली में यहाँ पर KCl का विलयन भर देते हैं या NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का विलयन भर देते हैं NO2O3, या फिर जिलेटिन का विलयन भर देते हैं। कोई लवण लेना है यार अपने को, जिलेटिन का विलयन भर देते हैं या अगर अगर सॉल्यूशन भर देते हैं। कोई भी एक लेकर भरना है आपको, या तो KCl का विलयन भर सकते हैं, या तो अमोनियम नाइट्रेट का विलयन भर सकते हैं आप, या तो जिलेटिन का विलयन या अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक यू के आकार की कांच की नली लेना है और उस पर एक में ये कोई भी एक विलयन भर सकते हैं आप, और उसको यहाँ पे ये जैसे डायग्राम में रखा है उल्टे यू के आकार की नली लगा दिए है और इसमें क्या भर दिया अपने, अगर अगर सॉल्यूशन भर देते हैं। अब ये दोनों पट्टियों को तो आपने क्या तार से जोड़ दिए थे। ये जो पट्टी है ये आपके इलेक्ट्रॉन के अभिगमन का कार्य करते हैं, करके इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं। इनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन के अभिगमन का कार्य करते हैं। और ये जो सुई है वोल्ट मीटर में, ये जो सुई इंगित कर रही है इस डायरेक्शन को, यानी कि इधर से इधर आपके इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है। ये बात भी क्लियर हो गई होगी मेरी आपको, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको पता है बेटा स्टूडेंट, आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन बहने के या जाने की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में विद्युत का प्रभाव होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगा तो इलेक्ट्रिक आपकी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो फटाफट ध्यान देना इसको कि दो पात्र लेते हैं, एक पात्र में क्या ZnSO4 का 1 मोलार सॉल्यूशन भर लेते हैं और दूसरे पात्र में CuSO4 का 1 मोलार सॉल्यूशन भर लेते हैं। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। और जिस पात्र में ZnSO4 का विलयन लिए थे उसमें जिंक इलेक्ट्रोड की रॉड, और जिस पात्र में CuSO4 की विलयन लिए थे उस पर Cu का रॉड या पट्टी लगा देते हैं। दोनों
पट्टी को या दोनों रॉड का संबंध एक तार के द्वारा वोल्टमीटर से कर देते हैं, ठीक है ना। और ये जो है दोनों पट्टी जो है इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन का कार्य करती है, करके इनको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड को बोल रहे हैं इनको। क्लियर हो गई होगी इतनी बात भी मेरी, ठीक है ना। अब दोनों पात्र का संबंध एक उल्टे यू के आकार की नली में KCl का विलयन, ये लवण होता है, KCl का विलयन भर देते हैं और इसे इस डायग्राम में जैसा शो है वैसा अपने लगा दिए। तो इतना खेल खेल के हो गया होगा अपना, ठीक है ना। और ये जो KCl का विलयन है जो आयनों के अभिगमन का कार्य करता है, जबकि ये तार जो है वो इलेक्ट्रॉनों के अभिगमन का कार्य करता है। और ये KCl का जो सॉल्ट है ये किसका काम करता है, आपके आयनों के अभिगमन का कार्य करता है। तो चलो ध्यान देना आगे कि इसमें कैसे मैकेनिज्म हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, Zn इलेक्ट्रोड, ये Zn इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक सल्फेट के विलयन में आता है। ये अंदर जो भर रहा है जिंक सल्फेट का विलयन है, ZnSO4 का विलयन है। तो ये Zn इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक सल्फेट के विलयन में आता है। तो यहाँ से Zn जो है, Zn इलेक्ट्रोड, इसको समझने की कोशिश करना आप कि Zn के दो इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि ये पट्टी के दो इलेक्ट्रॉन, Zn अभी किस अवस्था में आपका सॉलिड स्टेट पे है, कौन सी अवस्था पे है, सॉलिड अवस्था पे, ठोस अवस्था में। तो ZnSO4 इस Zn इलेक्ट्रोड जो है, ये Zn इलेक्ट्रोड जो है ये ZnSO4 विलयन के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा बेटा, ये Zn, ठीक है ना, Zn जो इलेक्ट्रोड है वो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले पद से, यहां से इस वोल्टमीटर की सहायता से इधर CuSO4 के विलयन में आ जाते हैं। तो अभी ध्यान देना कि Zn अभी सॉलिड स्टेट पर था और यहाँ से ये सॉलिड, S का मतलब सॉलिड है, और यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है आपकी ZnSO4 वाले पात्र में या जिंक इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शंस होती है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिखता होगा शायद आपको, Zn इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, Zn इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया, अभिक्रिया। और कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ये Zn जो है, रॉड जो है जो सॉलिड स्टेट पर है, इसमें दो आयन्स इसके संपर्क में आएगी तो दो इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगी, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले पद से वोल्टमीटर से होते हुए इधर तक आ जाएंगे। और ये Zn2+ आयन जो है, ये Zn2+ आयन, ये Zn2+ आयन कहाँ से, ये आयन से लवण सेतु के माध्यम से इस वाले पात्र पे आ जाते हैं। और ध्यान देना यहाँ पहले से जो है CuSO4, ये CuSO4 Cu2+ में टूट जाता है और SO4 2- में टूट जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात कि ये जो कॉपर सल्फेट जो है ये विद्युत अपघट्य यार, ये किस पे टूटता है, पहले Cu2+ पे और SO4- पे। आप सभी को पता है ये बात, तो कि ये भी तो कॉपर भी तो धातु है, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये Zn से निकले वाले ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इस वाले पास से, ठीक है ना। ये कॉपर तो ग्रहण नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो भी धातु है और जिंक भी धातु है। तो ध्यान देना कब ग्रहण करेगा कि कॉपर जो है CuSO4 किस किस पे टूटा है, Cu2+ पे और SO4 2- पे टूटा है। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरी बात। तो ये CuSO4 जो है, ये CuSO4 जो आपके, ध्यान देना, इनके स्वागत के लिए जाते हैं, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं इनके स्वागत के लिए जाते हैं, और Cu जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। यानी कि आपके जो कैथोड पर या प्लस पर कौन सी रिडक्शन अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडक्शन, या इसी को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। और इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, मैं बार बार बताते आ रहा हूं यार आपको कि जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो Zn ने दो इलेक्ट्रॉन निकाला था, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले पास से आ गए, और जो आपके Zn2+ आयन जो है ये लवण सेतु के माध्यम से कहा जाते हैं, आपके यहाँ पे आ जाते हैं Zn2+ आयन। और ये Zn2+ आयन
क्या यहाँ पे आके चिपकने लग जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है यहाँ पे, सॉरी नीचे बैठने लग जाते हैं Zn2+ आयन। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन को, ये Cu2+ है जो कॉपर सल्फेट से टूटे थे, उन दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पे कि इसको अच्छे से कर देते हैं हम, आपको क्लियर नहीं होगा शायद। तो Zn इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। Zn इलेक्ट्रोड पर होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, पर होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। ध्यान देना कि Zn अभी सॉलिड स्टेट पे है, विलयन में डूबा है, वो किसके संपर्क में आया था, ZnSO4 के संपर्क में आया था। और क्या किया यार, इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी कि Zn2+ के रूप में हो गया। और ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस वाले पाथ से वोल्ट मीटर से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड के संपर्क में आ गए, ठीक है ना। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो CuSO4 के संपर्क में, और CuSO4 में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ था, यानी कि विस्मांस बंध विखंडन हुआ था। तो ये Cu2+ में टूटा था और SO4 में। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो आ रहे हैं, वो उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, Cu2+ जो आयंस है वो क्या करेगा, स्वागत करेगा उनको, ठीक है ना। तो अब Cu यानी कि Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, और Cu इलेक्ट्रोड पर आपका, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Cu इलेक्ट्रोड, ये आपकी क्रिया विधि है। क्या है बेटा, क्रिया विधि, ठीक है। अब Cu इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपचयन अभिक्रिया, होने वाली अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, आप समझना, अपचयन लिखा हूं मैंने, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि ये Cu तो पहले ही से भूखे थे आपके, और किस स्टेट पर थे ये आपके, ये तो Aq में परिवर्तित हो गया, यानी कि जली विलयन में आ गए, एक्वस में आ गए, ठीक है ना। और Cu जो पहले से Aq जलीय अवस्था में है, और उसने क्या, ये जिंक ने जो दो इलेक्ट्रॉन निकाले थे, इन दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया यार उनको, और क्या हो गया, अपनी मूल अवस्था में चला जाता है Cu, ठीक है ना। और किस अवस्था में आ गए, S अवस्था में आ गए। तो ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है और वो कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। और एनोड इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो किसकी, एनोड की भांति व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसकी टोटल मैकेनिज्म देख लेते हैं अपन कि कैसे हो रही है, कुल अभिक्रिया इसकी, कुल अभिक्रिया देख लेते हैं, कुल अभिक्रिया, यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया देख लेते हैं, दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी एक साथ हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, कुल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है मेरी बात इतनी, तो ध्यान देना, ये Zn अभी सॉलिड स्टेट पर था बेटा, और Cu, ये CuSO4 जो टूटा था Cu2+ में, यानी कि ये अभी Aq स्टेट पे है। क्लियर है मेरी बात इतनी, ये अभिक्रिया है आपकी, ठीक है। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हुआ है और कॉपर इलेक्ट्रोड का अपचयन हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड पर जिंक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कॉपर पे जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, Zn क्या Aq अवस्था में आ गया प्लस, ठीक है ना, और Cu जो है उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और S अवस्था में चला गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो अब ये लवण सेतु का मैं कार्य बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, किसका, लवण सेतु का कार्य बता देता हूँ। ध्यान देना कि लवण सेतु जो है वो सर्किट को पूरा कर रही है, यानी कि ये परिपथ को पूर्ण करने के लिए इसका ये पहला उपयोग है, यानी कि परिपथ को पूरा कर रही है, आयंस को ले जा रही है। ये Zn आयंस जो थे, ठीक है ना, जिंक इलेक्ट्रोड ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस वाले पास से चले गए थे, और Zn2+ आयन इस विद्युत अपघट्ट में आ गए, विलयन में आ गए। तो वो जो Zn2+ आयन है इस वाले पास से कहा गया आपके, ये कॉपर सल्फेट के विलयन में आ गए और नीचे जमा हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी, तो और ये Cu इलेक्ट्रोड ने वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए है, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात, यानी कि अपचयित कर लिए, तो वो ये हो गया आपके। तो इसका काम जो है वो
क्या परिपथ को पूर्ण करने के लिए या फिर आपके जो सर्किट को पूरा करने के लिए लवन सेतु का काम होता है। नेक्स्ट, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, यानी कि जब ये सेल पूर्ण रूप से चार्ज हो जाता होगा या डिस्चार्ज हो जाता होगा, यही आयंस जो है इस वाले पास से यहाँ जाते होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले पास से इधर आ जाते होंगे। तो ये एक प्रकार की साम्यावस्था को बनाए रखता है। क्लियर हो गई होगी मेरी बात, यानी कि आयंस यहाँ से इधर गए और अब इधर से इधर, यानी कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखते हैं। ये गैल्वेनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है, डेनियल सेल है। सभी की मैकेनिज्म एक जैसी है। आपको क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी। तो डेनियल सेल, इसकी खोज जो है मैं लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है ना। किसकी? डेनियल सेल की खोज या आपके गैल्वेनिक सेल की खोज। डेनियल सेल की खोज 1780 में, कब? 1780 में लुइजी गैल्वेनी ने करी थी। इसकी रिसर्च किसने करी थी? लुइजी गैल्वेनी ने करी थी। गैल्वेनी ने करी थी और लुइजी गैल्वेनी ने की है इसकी खोज, ठीक है ना। और इसी के बाद में 1800 ईस्वी पर, यानी कि 1780 ईस्वी पर लुइजी गैल्वेनी ने इसकी डिस्कवर की थी और 18 पर, यानी कि जो 1800 ईस्वी पर एलेसेंड्रा वोल्टा ने, एलेसेंड्रा वोल्टा ने, एलेसेंड्रा वोल्टा ने इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। इसी को वोल्टी सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? वोल्टी सेल। और इसकी जो मैकेनिज्म है ये है आपके किस पर? रेडॉक्स अभिक्रिया पर। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो जिस पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगी बातें, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार आप कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट करना, ठीक है। और ध्यान देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।